हाय, मैं विपिन आपका MPCS पर फिर से स्वागत करता हूं। हिंदी के साथ मैं टॉपिक शब्द विचार लेकर के प्रस्तुत हूं। एक ट्रिकी माध्यम से और एक शॉर्ट तरीके से हम वर्ड विचार को कंप्लीट करेंगे। वर्डों के देखिए, वर्डों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो या कहा जाता हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे नवीन, दिल्ली, कमल, सैनिक, ये सारे शब्द हैं। नोट: निरर्थक शब्दों का व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है, इसलिए सार्थक शब्द को ही अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि शब्द के भेद या शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, 2 रचना के आधार पर यानी अर्थ के आधार पर, दूसरा हो गया रचना के आधार पर, तीसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो शब्द के भेद कितने हैं? तो शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, एक ही बात होती है, और उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में हम जान लें। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। कौन से सार्थक और कौन से निरर्थक होते हैं, चलिए देखते हैं। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे टमाटर, गाजर, मेष, अर्थ के आधार पर इन शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। यानी सार्थक शब्दों को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। और सार्थक शब्द कौन से 4 भागों में बटे हुए हैं? नंबर 1 एकार्थी शब्द यानी जिनका एक अर्थ निकलता हो, अनेकार्थी शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हों, पर्यायवाची एक जैसे हों, विलोम शब्द विपरीत हों। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर आपको कंप्लीट कराया कि अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। अब एकार्थी शब्द के बारे में हम समझेंगे। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, घर, नदी, साहस। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अधिक अर्थ होते हों अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक मिस धतूरा भी होता है और कनक मिस सोना भी होता है और कनक मिस गेहूं भी होता है। कर का मतलब होता है टैक्स भी कह सकते हैं, कर्मिश हाथ भी होता है और कर्मिश किरण भी होता है। तो एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, यही इसमें बताया गया था कि एक शब्द के कई अर्थ निकले उसे अनेकार्थी शब्द कहेंगे। द्रविज मीन्स पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है और दांत भी होता है। चलिए अगला पर्यायवाची शब्द। थर्ड है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अनेकार्थी के बाद एकार्थी, अनेकार्थी, अब पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो समान अर्थ का बोध करते हों, वो सभी पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे आकाश को अम्ब भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं और व्योम भी कहते हैं। पृथ्वी, भूमि, सुधा, मही, अचला। सूर्य को जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, अंशमाली। ठीक है, अंशमाली बहुत बार पूछा गया है,
कि ये किसका पर्यायवाची है, तो ये पर्यायवाची हो गया। अब चौथा जो है विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं विपरीत, यानी परस्पर विपरीत अर्थ का बोध करने वाले शब्द विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्रज का अनुज, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उत्कर्ष का अपकर्ष, गौरव का लाघव। तो ये चारों कंप्लीट हुए। इसके बाद ये निरर्थक शब्द की बात आई। सार्थक के 4 भाग हो गए। अब निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे समाटर, बकान, बिकान। तो ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए हम इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। बातचीत करते समय हमने देखा है कि बातचीत करते समय कुछ लोग सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। अब किस तरीका से, जैसे चाय बाय पी लो, तो चाय तो शब्द हो गया सार्थक, लेकिन बाय ये निरर्थक शब्द हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। खाना बाना खा लो, तो ऐसे शब्द, जैसे खाना का तो अर्थ है लेकिन बाना का अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द होते हैं। और भी ऐसे हम बोल सकते हैं, निरर्थक शब्दों का व्याकरण पर कोई विचार नहीं किया जा सकता, यानी निरर्थक शब्द जो हैं जो व्याकरण से अलग हैं, इसलिए सार्थक शब्दों को ही अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्दों को ही अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जो अभी आपको बताए थे। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्दों का व्याकरण में कोई इसका वो नहीं है, इस वजह से इन्हें न बांटा गया है न कुछ, केवल प्रयोग किए जाते हैं बोलते वक्त हम। चलिए, इसके बाद शब्द के भेद दूसरा नंबर आता है रचना के आधार पर या बनावट या ठीक है। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो रचना यानी रचना, बनाना, रचना का मतलब बनाना, शब्दों को वो कितने भागों में बांटा गया है वेदों में या भागों में? 3 भागों। एक तो हो गया आपका रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा हो गया योग रूढ़, और योग रूढ़ के बाद यौगिक और योग रूढ़। समझाया? पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए हम इन पर चर्चा करते हैं आगे। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं समझिए। वे शब्द या जो शब्द किसी परंपरागत अर्थ को प्रकट करते हों, परंपरागत अर्थ को प्रकट करते हों, परंतु जब उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब चलते चले आ रहे हैं लेकिन उन्हें तोड़ेंगे नहीं, ना ही उनका संधि विच्छेद हो सकता और उनका कोई दूसरा रूप भी नहीं हो सकता। जैसे चित्र, आज भी हम चित्र कह रहे थे और पहले भी हम चित्र कहते थे, हमारे पूर्वज भी चित्र कहते। आदमी, आदमी को आज भी आदमी कहते हैं, पहले भी आदमी कहते थे, और आदमी का ना संधि विच्छेद हो सकता ना टूट सकता। ये हो गए रूढ़ शब्द, यानी रूढ़ से चले आ रहे हैं। यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब होता है, केमिस्ट्री में तो देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक को मिलाने पर जो यौगिक बनता है, सेम इसी में भी ऐसे ही है। 2 शब्दों, जो 2 शब्द या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों उन्हें यौगिक कहेंगे। अब यौगिक जैसे रसोई घर, रसोई अलग हो गया, घर अलग हो गया। रसोई घर, विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या अलग हो गई, अर्थी अलग हो गया। बैलगाड़ी, बैल अलग हो गया, गाड़ी अलग हो गई। पाठशाला, पाठ अलग हो गया, शाला अलग हो गया। तो यानी 2 शब्दों से मिलकर के जो बने हुए हैं उन्हें यौगिक कहेंगे। योग में जोड़ना होता है, योग माने जोड़ना होता है, तो यहाँ से याद रखिए, ठीक है, ट्रिक है ये, यहाँ से याद रखिए, या योग और यौगिक यानी इसमें भी जोड़ रहा है। 2 को जोड़ना या 2 से अधिक को जोड़ना हमारा यौगिक कहलाएगा। इसके बाद है अगला योग रूढ़ शब्द।
योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों, दो शब्दों के मेल से बने हों और किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हों। दो शब्दों के मेल से तो बने हों लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। अगर दो शब्दों के मेल से बने हैं तो अगर विशेष अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं तो यौगिक हो जाएंगे, अगर कोई अर्थ निकल रहा है तो योग रूढ़ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे शब्द कहलाते हैं यौगिक के साथ साथ रूढ़ भी होते हैं। समझ में आया? अभी आपको बताया, यानी यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो। यौगिक दो या दो से अधिक के मिलने से बना हो और रूढ़ मतलब पुराना हो, यानी चलता आ रहा हो। जैसे दशानन, दशानन यानी 10 मुख वाला, इसका अर्थ हो गया रावण। ठीक है, तो शब्द है दशानन। दशानन 10 आनन, तो इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, दो शब्दों के जुड़ने से ये दशानन बना। यौगिक भी हो गया और रूढ़ भी हो गया, क्योंकि इसे रावण कहते हैं, अर्थ निकला इसका रावण। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, यानी कौन? विष्णु। तो 4 भुजाओं का यहाँ जो शब्द बना है वो यौगिक से बना है, लेकिन अर्थ निकल आया, इसलिए ये यौगिक योग रूढ़ हो गया। पंकज, पंकज का होता है पंक में जन्मा, यानी कौन? कमल, कमल को कहते हैं, तो इस वजह से ये योग रूढ़ हो गया। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अच्छा पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। ठीक है, तो ये कृष्ण का हो गया, तो इस वजह से इसमें तीसरा शब्द बन गया, या कहें कि इसमें कोई अर्थ निकल के आ गया, तो इस वजह से ये योग रूढ़ हो गया। चलिए अगला पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं। यह रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखें। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा देशज, जैसे देशज वो शब्द होते हैं जो हिंदी के बिगड़े हुए होते हैं, और विदेशज जो दूसरे देशों से आकर के हिंदी में प्रचलित हो गए हैं और हम उसे बोलचाल में भी ला रहे हैं, या जैसे भी, यानी दूसरे देश के हैं, हमारे देश के नहीं हैं। तो इसमें देखते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम कैसे होते हैं? तत्सम, तत्सम शब्द इन 2 शब्दों के योग से बनता है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है वह, तत् का अर्थ होता है वह अर्थात संस्कृत। सम का अर्थ होता है समान, यानी कह सकते हैं इस प्रकार तत्सम शब्द का अर्थ हो गया संस्कृत के समान, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो। और देखिए ट्रिक में देखिए कैसे देखेंगे, तत्सम, तत्सम और संस्कृतम, यानी जो शब्द तत्सम होंगे वो संस्कृत के होंगे। तत्सम संस्कृतम, ठीक, ट्रिक समझ में आई? तत्सम संस्कृतम, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से। तो ये भी ध्यान रहे आपको कि तत् का मतलब अर्थ वह होता है और अर्थात इसे संस्कृत कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं। इसमें अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हो, कहने का मतलब संस्कृत में जो प्रयोग हो रहे हैं वही बिना चेंज हुए हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत में वही हिंदी में। कैसे हैं वो देखिए, संस्कृत में श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे देखिए अग्नि, अग्नि संस्कृत में भी अग्नि होता है और हिंदी में भी अग्नि होता है। उष्ट्र, उष्ट्र मीन्स होता है ऊँट, तो ठीक है हिंदी में भी ऊँट होता है, उष्ट्र लिख देते हैं, और संस्कृत में भी उष्ट्र ही कहा जाता है। अस्त्र ये संस्कृत में भी आता है, हिंदी में भी आता है। कृष्ण, अब किसी का नाम लेंगे कृष्ण, ठीक है, तो वो संस्कृत में भी वही लिखा जाएगा और हिंदी में भी कृष्ण ही लिखा जाएगा। ग्रह, ग्रह को भी संस्कृत में भी कृष्ण लिखेंगे और हिंदी में भी कृष्ण लिखेंगे। सारी बात हमें ये समझ में आई
कि सीधे सीधे जो शब्द संस्कृत में और हिंदी में आते हैं बदले नहीं जाते हैं, वो सभी तत्सम संस्कृतम हो जाते हैं। चलिए अगला तद्भव। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। तद का अर्थ होता है संस्कृत, तद का अर्थ है संस्कृत से, और भव का अर्थ है उत्पन्न। यानी ऐसे शब्द हों जो संस्कृत से उत्पन्न हो लेकिन संस्कृत वाले नहीं हो, संस्कृत से उत्पन्न हो। ठीक है। तद्भव शब्द का तात्पर्य है कि जो मूल रूप से संस्कृत के होता है परंतु स्वरूप में कुछ परिवर्तन अथवा बेकार हो जाने के बाद वह रूप जो दूसरी भाषा यानी कोई भाषा हो सकती है में प्रयुक्त होता है, तद्भव कहलाता है। अब देखिए ट्रिक से देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग दूसरे नाम से होते हैं वो सभी तद्भव हो जाते हैं, यानी तत्सम का विलोम। जैसे आग, अभी आपने आग को अग्नि कहा था, लेकिन आग कहेंगे तो तद्भव हो जाएगा, अग्नि कहेंगे तो तत्सम हो जाएगा, ऊंट कहेंगे तो तद्भव हो जाएगा। ठीक। और उष्ट कह देंगे तो ये तत्सम हो जाएगा। आंसू कहेंगे तो ये तद्भव है, और अस्त्र कह दें तो तत्सम है। संस्कृत में भी इसे प्रयोग करते हैं दोनों में। कान्हा कहें तो हिंदी का है यानी तद्भव है, और कृष्णा कहें तो ये कृष्णा कहें तो ये दोनों में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वो, इस वजह से उसमें कृष्णा को भी हम संस्कृत और तत्सम में लेते हैं। घर तो घर है ही, संस्कृत में गृह कह देते हैं तो तत्सम में भी गृह हो जाएगा। अब देशज शब्दों की बात आती है। देशज शब्द ऐसे शब्द यानी देशज भाषा के हों, यानी देसी भाषा के शब्द हों, उसे हम देशज शब्द कहेंगे। देशज, ठीक है, जो देश में बने हों, जो शब्द हमारे देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों में हिंदी में आए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ ऐसे शब्द जो हमारे देश में बने हुए हैं वो सभी शब्द देशज हो जाएंगे। जैसे पत्थर, ठीक है, पत्थर। दूसरा हो जाएगा ईंट हो जाएगा। किताब, लोटा, खाट, ठीक है, डिबिया, ढक्कन, आरो, पगड़ी, खिचड़ी, तो ये सभी शब्द देशज शब्द हैं। चलिए विदेशी शब्द देखें। विदेशी शब्द या विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहेंगे। किस तरीक़ा से होंगे वो विदेशी शब्द? देखिए अंग्रेजी के होंगे वो अलग होंगे। अब कई देश हैं, कई देशों के शब्द आते हैं हमारे देश में तो वो सभी विदेशी शब्द हो जाएंगे। देखिए अंग्रेज लोग रह चुके तो यहाँ पर कुछ शब्द छोड़ गए, भाषा अपनी छोड़ गए, जो लोगों ने अपना ली, ठीक है, तो देख देख के वो भी बोलने लगे तो आज भी वही बोल रहे हैं, तो वो शब्द सभी अंग्रेजी के विदेशी शब्द हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर, टिकट, मशीन, कॉलेज, बोतल, ट्रॉफी, बस, ठीक है, इंग्लिश का शब्द है बस, BUS, मिनट, सर्कस, कॉफ़ी, ऐसे सभी शब्द हैं, ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं। फ्रांसीसी, हमारे भारत में फ्रांसीसी लोग भी रह गए तो वो भी अपनी हिंदी छोड़ गए और माल लूट करके चले गए, ठीक है। हाँ, तो ये विदेशी क्या छोड़ गए? भाषा तो जरूर, कोई भी विदेशी आता है तो भाषा और पहनाव तो जरूर ही छोड़ जाता है। तो देखिए विदेशी शब्दों में फ्रांसीसी क्या छोड़ गए? इसमें देखिए इंजन, इंजीनियर, कार्टून, पुलिस, किताब, कारतूस, ऐसे शब्द आते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कौन सा इसमें फारसी शब्द है,
तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांसीसी सॉरी। और फारसी शब्द देखिए, फारसी जो लोग आए थे, दरबार, शादी, बीमार, खूबसूरत, ठीक है, और बाग, रोजी, खामोश। तो ऐसे शब्द जो हैं, वकील, जानवर, अदालत, आमदनी, गरीब, मलीदा, ठीक है, और पैमाना और तनख्वाह, ऐसे शब्द हैं। ये सभी शब्द हमारे कैसे होंगे? फारसी शब्द होंगे। अब कुछ अरबी भी रह गए थे, तो अरबी शब्द रह जाएंगे, गरीब, रिश्वत, मलिक, ठीक है, और फ़कीर, वकील, औरत और मदरसा, इज्जत, दुकान, हिम्मत, कर्ज, दुकान। ऐसे शब्द जो हैं वो सभी हमारे अरबी शब्द हो जाएंगे। चलिए अगले में देखें चीनी। चीनी से जो चीन के लोग जो थे वो रह गए, तो चाय, लीची, तूफान, पटाखा। तो ऐसे शब्द जो सभी हैं वो सब चीनी शब्द होंगे। पुर्तगाली लोग भी रह गए थे हमारे यहाँ पर, तो पुर्तगाली लोगों का भी कुछ रह गया था। वो क्या रह गया था? भाषा। भाषा में वो अपने शब्द छोड़ गए, जैसे प्याला, गमला, आलू, अलमारी, मेज, आलपिन, हाँ, कमरा, कॉफ़ी, तौलिया, बाल्टी, कप्तान। ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। तुर्की लोगों ने भी यहाँ पर व्यापार किया था, तो उनके भी कुछ शब्द यहाँ पर हैं प्रचलित, जैसे बेगम, लाश, कैंची, चाकू, बंदूक, सुराग, बुलबुल, तोता। यूनानी लोग भी टेलीफोन, टेलीग्राफ, डेल्टा, ठीक है। स्पेनिश के भी रह गए, तो कार्स, सिगरेट। फ्रेंच वाले शब्द हैं बम। बम कैसा शब्द है? फ्रेंच का है। कूपन, जैसे कूपन कहते हैं, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। पिकनिक, ये भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। हमारे यहाँ तो पिकनिक को कलेव कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगला है संकर। संकर शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक, यानी दो भाषाओं के मेल से बने हों, या तो दो भाषाएं हों या दो से अधिक भी हों, तो उनके मिलने से जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ये संकर बहुत बार पूछा गया है। तो जैसे रेलगाड़ी और हिंदी का शब्द है गाड़ी। तो हमारे देश में जैसे ही रेल आई तो अंग्रेज इसे रेल कहते थे, और हमारे गांव जो देश के थे वो बैलगाड़ी चलाते थे, वो उसे गाड़ी कहते थे। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों ने मिला करके एक शब्द बना दिया, रेल और गाड़ी, ठीक है। लाठी, चार्ज। लाठी कैसा है? हिंदी का, और चार्ज कैसा है? अंग्रेजी का। हिंदू और स्थान दोनों को मिला करके हिंदुस्तान। हिंदू फारसी है और स्थान संस्कृति शब्द है, तब हिंदुस्तान बना, ठीक है। और घड़ी, साज। घड़ी हिंदी का है और साज अरबी भाषा का शब्द है, इन दोनों के मिलने से। अगला लास्ट पॉइंट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कैसे होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा विकारी है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब इसके बाद अविकारी शब्द कौन से होते हैं वो आपके सामने हैं। अविकारी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये आपका अविकारी हो गया। संबंध बोधक अविकारी हो गया। समुच्चय बोधक ये अविकारी हो गया। विस्मयादि बोधक ये अविकारी हो गया। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि हम पहले नंबर विकारी शब्दों को हम कंप्लीट कर लें। कौन से शब्दों को? विकारी शब्दों को कंप्लीट कर लें।
तो विकारी शब्द देख रहे हैं। विकारी शब्द यानी जिन शब्दों का रूप वाक्यों में प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है अथवा उसमें विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे वाक्य या ऐसे शब्दों की वजह से जिसमें लिंग, वचन और कारक के इसमें परिवर्तन हो जाए पूरे वाक्य में, तो क्या हो जाता है, ऐसे शब्दों को ही हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अभी आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो इसमें देखिए, लड़का खाना खाता है, अब थोड़ा सा ही चेंज हो गया, लड़के खाना खाते हैं, तो क्रिया भी चेंज हो गई। लड़कों ने खाना खाया, फिर क्रिया चेंज हो गई। यानी थोड़ा सा चेंज होने पर वो इनका लिंग और कारक सभी चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए, वह पत्र पढ़ता है, ये सर्वनाम है पहला, लड़का, वो सॉरी संज्ञा, लड़का खाना खाता है, लड़के खाना खाते हैं, लड़कों ने खाना खाया, ये सर्वनाम की बात हुई। संज्ञा की बात हुई। अब सर्वनाम की हम बात करेंगे। सर्वनाम की बात करेंगे कि वह पत्र पढ़ रहा है, वे पत्र पढ़ रहे हैं, उन्होंने पत्र पढ़ लिया है, तो ये बात है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द बोले जाते हैं। तो संज्ञा यानी वह कोई होगा, लड़का हो या लड़की हो या राम हो या श्याम हो, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर क्या आया हुआ है, तो ये हो गया सर्वनाम। अब इसमें विशेषण की बात आती है। अगला है विशेषण। विशेषण में देखें, काला छाता मेरा है, तो छाता कैसा है, काला, विशेषता बता रहा है। काला छाता मेरा है, काली छतरी मेरी है। तो यहाँ पर देखिए, काला की जगह पर हमने काली लगा दिया, तो यहाँ पर भी चेंज हो गया, है ना। तो लिंग, वचन सभी चेंज हो रहे हैं। काले छाते हमारे हैं, तो ये भी चेंज हो गया। उसी तरीक़ा से देखिए, ये क्रिया, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा एक है, दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, तो क्रिया भी चेंज हो गई, ठीक है। और घोड़े ने दौड़ लगा ली है, तो इसमें भी ये चेंज हो गया। यानी विकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होंगे, संज्ञा के होंगे, सर्वनाम के होंगे, विशेषण के होंगे और क्रिया के होंगे। तो लड़का, वह, काला, घोड़ा, तो ये सभी कैसे विकारी शब्द हो जाएंगे। ठीक समझ में आ गया होगा कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। इन चारों में से किसी का एक का नाम आ जाए तो वो सभी विकारी हो जाएंगे। जैसे अभी आपको बताया, फिर समझ लीजिए, संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़के, ये सभी संज्ञा हो गई। सर्वनाम, वह, वे, उन्होंने, ये सभी सर्वनाम हो गए। विशेषण, काला, काली, काले, नीले, पीले, कुछ भी आ जाए वो सभी विशेषण हो गए। क्रिया, दौड़ता है, खाता है, दौड़ती है, दौड़ते हैं, ये सभी विशेष वो क्रिया हो गई। अब बात आती है अविकारी शब्द की। हम अविकारी शब्द के कंप्लीट करेंगे। देखें, जिन शब्दों का रूप वाक्यों में प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है अथवा उनमें से विकार नहीं आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि का कोई परिवर्तन नहीं हो, तो यानी सेम उल्टा विकारी शब्द का, तो उसे अविकारी शब्द कहेंगे। कैसे होते हैं वो देखते हैं। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वो देखिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। अब ये होते क्या क्या हैं वो 1 मिनट में देख लीजिए, ठीक है। क्रिया विशेषण, सभी ऐसे क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण हो गया। जैसे अभी, अब, ऊपर, इधर, तेज, धीरे, ऐसे शब्द आएंगे। राम तेज दौड़ता है, मोहन ऊपर दौड़ता है, तो ये सभी क्रिया की विशेषताएं बताएंगे, तो वो क्रिया विशेषण। संबंध, जो संबंध बताएं, पहले से अच्छा हूँ,
आज मैं भीतर हूँ कमरे के, पास में दुकान है। ठीक है, ऐसे शब्द आ जाएं। कारण, समीप, ठीक है, भीतर, ये संबंध बता रहे हैं तो संबंध बोधक हो गए। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो समुच्चय में आते हैं। या अथवा, या तो राम चला जाए या श्याम, अर्थात ये हो गया। अथवा पहला कीजिए अथवा दूसरा। किंतु, किंतु मैं नहीं गया, किंतु वो, परंतु, ऐसे सब शब्द जो है सभी समुच्चय का बोध करते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वो शब्द होते हैं जो वाह, हो, हुर्रा, ठीक है, शाबाश, ऐसे शब्द आते हैं, वो सभी विस्मयादि बोधक होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम चर्चा में कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, बहुत ही मोस्ट हैं, इसे हम देख जरूर लें। क्या है कि वर्णों के समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे शब्द कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। प्रयोग के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिन शब्दों के कई सार्थक खड़ हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। यानी यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लेना। जिन शब्दों के सार्थक यानी सार्थक खड़ हो सकें, ये खड़ नहीं होगा, यहाँ खंड होगा। ठीक है, सही कर लेना, यहाँ खंड है, मिस्टेक है इसमें। खंड हो सकें उन्हें यौगिक कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक के मिलने से यौगिक बनता है। विकारी या अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक, वीडियो को देखिए, अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी किया करें। अगर कोई आपको अच्छा टॉपिक लगा, कौन सा टॉपिक आपको इसमें अच्छा लगा, कमेंट किया करें। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।